आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो हर उस इंसान की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो नौकरी पेशा है। मतलब हर महीने जब सैलरी स्लिप आती है ना, तो हम सब देखते हैं कि एक हिस्सा ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में कट गया है। हाँ, और उसे देखकर मन में एक तसल्ली जरूर होती है कि चलो भविष्य के लिए कुछ पैसा सुरक्षित हो रहा है। एकदम बिल्कुल। लेकिन इसी ईपीएफ को लेकर और खास तौर पर इसके इनऑपरेटिव अकाउंट्स यानी जो खाते निष्क्रिय हो चुके हैं, उनको लेकर समाज में इतनी बड़ी गलतफहमियां फैली हुई हैं कि लोग अनजाने में ही अपना लाखों का नुकसान कर बैठते हैं। ये बिल्कुल सच है। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पर लोगों की बरसों की खून पसीने की कमाई से जुड़ा हुआ है। एक आम धारणा ये बन गई है कि एक बार पैसा कटकर पीएफ खाते में चला गया तो बस वो एक सरकारी तिजोरी में सुरक्षित है और उस पर लगातार ब्याज जुड़ता जा रहा है। हाँ, लोगों को लगता है कि उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वही तो। लेकिन जो हकीकत है वो इस धारणा से बहुत अलग और थोड़ी चौंकाने वाली भी हो सकती है। और इसी हकीकत से पर्दा उठाने के लिए आज हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे सबसे भरोसेमंद सोर्स से आई है। हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का आधार 10 फरवरी 2026 को ऑफिशियल ईपीएफओ यूट्यूब चैनल पर हुआ एक बहुत ही लंबा और डिटेल्ड लाइव सेशन है। और उस सेशन की सबसे खासियत ये थी कि उसमें ईपीएफओ हेड ऑफिस के वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सीधे जनता के सवालों के जवाब दिए। बिल्कुल, उनके पद का नाम RPFC/1 है। अब जो लोग इस टर्म को नहीं जानते, उनके लिए बता दूं कि ये कोई आम कस्टमर केयर अधिकारी नहीं है। ये रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर लेवल के बहुत ही सीनियर अधिकारी होते हैं, जो असल में इन नियमों को लागू करवाते हैं। तो जानकारी सीधे सिस्टम के अंदर से आई है। हाँ, और इस लाइव सेशन को चुनने का हमारा सबसे बड़ा कारण यही था कि इसमें सिर्फ नियम कानून की किताब नहीं पढ़ी गई। इसमें रोजमर्रा की नौकरी में बार बार नौकरी बदलने पर या रिटायरमेंट के समय लोगों को जो असली परेशानियां आती हैं ना, उन पर बहुत ही गहराई से बात की गई है। सही कहा आपने। ये सेशन एक तरह से उन सभी भ्रांतियों को तोड़ने वाला था जो पीएफ को लेकर बरसों से चली आ रही हैं। और इसीलिए आज की इस चर्चा का हमारा मिशन ये है कि हम उन सभी जटिल नियमों को डिकोड करें जिन्हें उस सेशन में समझाया गया था। एकदम, क्योंकि सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कहीं उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य का मेहनत का पैसा किसी पुराने खाते में बिना बढ़े तो नहीं पड़ा है। चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये इनऑपरेटिव अकाउंट नाम की बला है क्या? क्या इसका मतलब ये है कि खाता हमेशा के लिए बंद हो गया और पैसा डूब गया? नहीं नहीं, पैसा बिल्कुल नहीं डूबता। अगर हम इसे बहुत ही सरल भाषा में समझें तो इनऑपरेटिव अकाउंट यानी निष्क्रिय खाते का सीधा सा मतलब सिर्फ इतना है कि ये वो खाता है जिस पर ईपीएफओ ने अब ब्याज देना बंद कर दिया है। अच्छा, तो मतलब पैसा वही है पर बढ़ नहीं रहा? तकनीकी तौर पर यह खाता बंद नहीं हुआ है। पैसा ईपीएफओ के पास पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई उसे चुरा नहीं सकता। लेकिन उस पैसे ने अब कमाना बंद कर दिया है, वो बस एक जगह ठहर गया है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी जन्म लेती है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि एक बार पैसा पीएफ में चला गया तो वो हमेशा के लिए जीवन भर टैक्स फ्री ब्याज कमाता रहेगा। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। लोग अक्सर 40-45 की उम्र में कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ देते हैं, अपना कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं और कई साल बीत जाते हैं। वो जानबूझकर वो पैसा नहीं निकालते। उन्हें लगता है कि ये तो दुनिया का सबसे बेहतरीन निवेश है जो बिना कुछ किए अपने आप 8-8.5% की दर से बढ़ रहा है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि पीएफ खाते हमेशा के लिए ब्याज नहीं देते। देखिए, ईपीएफओ कोई बैंक नहीं है जो जीवन भर पैसे पर ब्याज देता रहेगा। एक निश्चित समय या एक निश्चित उम्र के बाद वो ब्याज पूरी तरह रुक जाता है। तो इसका मतलब कुछ खास नियम होंगे जहां सिस्टम लाल झंडी दिखा देता है। बिल्कुल। उस लाइव सेशन में अधिकारी ने स्पष्ट रूप से 4 मुख्य सिनारियोस की बात की है जब पीएफ खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है और सिस्टम उसे अपने आप इनऑपरेटिव घोषित कर देता है। इन नियमों को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, तो पहला सिनारियो क्या है? पहला सिनारियो उम्र से जुड़ा है। अगर किसी पीएफ सदस्य की उम्र 58 साल यानी 58 ईयर्स हो गई है तो उसका खाता निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है। वो क्या? ये नियम तब लागू होता है जब उस सदस्य का आखिरी पीएफ कंट्रीब्यूशन उसकी 55 साल की उम्र पूरी होने से पहले आया हो। अच्छा, तो 55 से पहले आखिरी पैसा जमा हुआ तो 58 पर खाता इनऑपरेटिव हो जाएगा। सही। अब दूसरा सिनेरियो थोड़ा अलग है। मान लीजिए किसी का आखिरी कंट्रीब्यूशन 55 साल की उम्र के बाद आया है। उदाहरण के लिए 56 या 57 साल की उम्र में आखिरी बार पीएफ कटा। तो ऐसे में क्या होगा?
तो ऐसे मामले में उस आखिरी कंट्रीब्यूशन के महीने से ठीक 36 महीने यानी 3 साल बाद वो खाता निष्क्रिय होगा। समझ गई। और तीसरा सिनारियो उन लोगों के लिए है जो हमेशा के लिए भारत छोड़कर किसी और देश में बस जाते हैं, यानी परमानेंट माइग्रेशन कर लेते हैं। ऐसे मामलों में देश छोड़ने के 36 महीने बाद खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। और आखिरी सिनारियो? चौथा बेहद संवेदनशील सिनारियो है। यदि किसी पीएफ सदस्य का दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो जाता है तो उनके निधन की तारीख के 36 महीने बाद तक ही उस खाते पर ब्याज मिलता है। उसके बाद वो इनऑपरेटिव हो जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने बहुत जल्दी, मान लीजिए 40 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट ले लिया या नौकरी छोड़ दी, तो उनका पीएफ खाता अगले 3 साल में निष्क्रिय हो जाएगा। हाँ, ये एक आम डर है। मुझे याद है लाइव सेक्शन के दौरान विकास और किरण नाम के श्रोताओं ने बिल्कुल यही सवाल पूछा था। उनका डर था कि 40 या 50 की उम्र में नौकरी छोड़ने के 3 साल बाद उनका ब्याज रुक जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे उस सेशन में बहुत ही अच्छी तरह से तोड़ा गया। अधिकारी ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी ने 40 साल की उम्र में नौकरी छोड़ दी है और उसके बाद उस खाते में कोई नया कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, तब भी उस खाते पर 29 साल की उम्र तक पूरा ब्याज मिलता रहेगा। क्या बात है! मतलब 29 साल तक पैसा बढ़ता रहेगा? जी हाँ, ईपीएफओ 29 साल की उम्र तक उस पैसे को अपने पास रखेगा और उस पर हर साल सालाना ब्याज भी जोड़ता रहेगा। ये जानकारी कई लोगों के लिए सच में एक बहुत बड़ी राहत की बात थी। ये तो वाकई बहुत तार्किक है। मतलब अगर कोई कम उम्र में नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू कर दे, तो उसे पीएफ का पैसा तुरंत निकालने की हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। वो पैसा 59 साल की उम्र तक सुरक्षित रूप से बढ़ रहा है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत एक और उदाहरण सेशन में आया था, जिसने थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। आप अपूर्वा देसाई के मामले की बात कर रही हैं? हाँ, वही। उन्होंने जुलाई 2023 में 56 साल की उम्र में अपनी नौकरी छोड़ी और वे अक्टूबर 2025 में 59 साल की होने वाली हैं। तो उनके मामले में गणित कैसे काम करेगा? क्या 59 साल की होते ही उनका ब्याज रुक जाएगा? नहीं, अपूर्वा जी का मामला उस दूसरे सिनेरियो का एकदम सटीक उदाहरण है जिसकी हमने अभी चर्चा की थी। क्योंकि उनका आखिरी पीएफ कंट्रीब्यूशन 55 साल की उम्र के बाद यानी 56 साल की उम्र में जुलाई 2023 में आया था, इसलिए उन्हें केवल 59 साल तक ही ब्याज नहीं मिलेगा। तो कब तक मिलेगा? उन्हें उस आखिरी कंट्रीब्यूशन के महीने से पूरे 3 साल आगे तक ब्याज मिलेगा। यानी जुलाई 2023 से 3 साल आगे गिने जाएं तो उन्हें जुलाई 2026 तक ब्याज मिलता रहेगा, भले ही वो 2025 में ही 69 साल की उम्र पार कर चुके हों। सिस्टम यहां उन लोगों को थोड़ा अतिरिक्त समय देता है जो देर तक काम करते हैं। ये गणित थोड़ा घुमावदार जरूर है, लेकिन समझने में बहुत आसान है। और इसी से जुड़ा एक और नियम है जो शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा, कि पीएफ का सदस्य बनने की कोई अधिकतम उम्र सीमा नहीं होती। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अगर किसी कंपनी में रिटायरमेंट की उम्र ही 60 साल है, या कोई व्यक्ति 60 की उम्र में जाकर कोई नई नौकरी शुरू करता है, तो क्या तब भी 69 साल वाला नियम ही लागू रहेगा? ये एक बहुत ही उम्दा बिंदु है। देखिए, अगर कोई 59 साल की उम्र के बाद भी लगातार काम कर रहा है और उसका पीएफ हर महीने कट रहा है, तो उसका खाता इनऑपरेटिव नहीं होगा। अगर किसी कंपनी में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है और कर्मचारी 60 साल तक लगातार योगदान दे रहा है, तो उसका खाता 60 साल की उम्र की 3 साल बाद यानी 63 साल की उम्र में जाकर इनऑपरेटिव होगा। अच्छा, मतलब लगातार काम करते रहो तो ब्याज मिलता रहेगा। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पैंच है जिसे समझना जरूरी है। मान लीजिए किसी को 59 साल की उम्र तक ब्याज मिला, फिर उसने 2 साल तक कोई काम नहीं किया और फिर 60 की उम्र में उसने एक नई नौकरी ज्वाइन कर ली और उसका नया पीएफ कटना शुरू हो गया। तो बीच के उन 2 सालों का क्या होगा? क्या उन 2 सालों का ब्याज भी बाद में जुड़कर मिलेगा? जी नहीं, उन 2 सालों के लिए यानी 59 से 60 के बीच उस पुराने खाते पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां कंटिन्यूटी टूट चुकी थी। 59 पर पुराना खाता नियम के अनुसार निष्क्रिय हो गया था। 60 साल की उम्र में जो नया कंट्रीब्यूशन आना शुरू हुआ है, उसके लिए जो नया खाता बनेगा उस पर नया ब्याज मिलना शुरू होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि लोग अपने अलग-अलग खातों की स्थिति को लेकर हमेशा सतर्क रहें। एकदम। सतर्कता से ही एक और बहुत जरूरी बात दिमाग में आती है। इस लाइव सेशन में एक 5वां और छुपा हुआ नियम भी सामने आया था, जो सिस्टम की तकनीकी गड़बड़ियों से जुड़ा है। कई बार लोग पैसा निकालने का क्लेम करते हैं, सब कुछ सही लगता है, लेकिन पैसा बैंक खाते में नहीं आता है। तब क्या होता है? इसे हम बाउंस्ड क्लेम का नियम कह सकते हैं।
और सच कहूं तो ये एक बहुत ही आम लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली समस्या है। होता यह है कि किसी ने पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम किया, ईपीएफओ ने उसे पास भी कर दिया और पैसा भेज भी दिया। पर पैसा पहुंचा नहीं। हाँ, क्योंकि सदस्य ने पोर्टल पर गलत बैंक अकाउंट नंबर दे रखा था, या उनका बैंक केवाईसी अपडेट नहीं था, या शायद वो बैंक खाता इतने दिनों से इस्तेमाल न होने के कारण डॉर्मेंट हो चुका था। ऐसे में बैंक उस पैसे को स्वीकार नहीं करता और वो पैसा वापस ईपीएफओ को लौटा देता है। ये तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। तो क्या वो पैसा वापस ईपीएफओ के पास जाकर फिर से पहले की तरह ब्याज कमाने लगता है? यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है। नियम ये कहता है कि जिस दिन वो पैसा बैंक से बाउंस होकर वापस ईपीएफओ के पास लौट कर आता है, उस वापसी की तारीख से केवल अगले 36 महीने यानी 3 साल तक ही उस पैसे पर ब्याज मिलेगा। बाप रे, सिर्फ 3 साल? हाँ, अगर उन 3 सालों के भीतर सदस्य ने सही बैंक जानकारी अपडेट करके दोबारा क्लेम नहीं किया, तो वो खाता हमेशा के लिए इनऑपरेटिव हो जाएगा और उस पर ब्याज मिलना पूरी तरह बंद हो जाएगा। मतलब सिर्फ केवाईसी में गलत अंक की वजह से या बैंक खाते के डोमेंट होने की वजह से पूरी जमा पूंजी पर हमेशा के लिए ब्याज रुक सकता है। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। और इसी तरह का एक कंफ्यूजन एनआरआई नियमों को लेकर भी देखने को मिला था। हाँ, वहाँ भी काफी गलतफहमियां हैं। कुणाल पाटिल का एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल था कि वो केवल 10 महीने के लिए किसी प्रोजेक्ट पर भारत से बाहर विदेश गए हैं, तो क्या उनका खाता भी 3 साल वाले नियम के तहत निष्क्रिय हो जाएगा? ये डर बहुत से आईटी प्रोफेशनल्स या विदेश में प्रोजेक्ट्स पर जाने वालों को रहता है, लेकिन अधिकारी ने इसे बहुत अच्छी तरह साफ किया कि 36 महीने वाला माइग्रेशन नियम केवल उन लोगों पर लागू होता है जो परमानेंट रूप से देश छोड़कर किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं या वहीं बस जाते हैं। तो टेम्पररी वालों का क्या? अगर कोई 10 महीने, 2 साल या कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से विदेश में काम करने गया है और उसके पास वापस भारत लौटने का इरादा या वीजा है, तो उसका खाता इस नियम के तहत निष्क्रिय नहीं माना जाएगा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इतनी देर से हम निष्क्रिय खातों के नियमों की बात कर रहे हैं। अगर किसी का खाता इन नियमों के तहत निष्क्रिय हो ही गया, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? क्या ईपीएफओ एक समय के बाद उनका पैसा जब्त कर लेता है या वो पैसा सरकारी खजाने में चला जाता है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा डर है जिसे दूर करना जरूरी है। ईपीएफओ किसी का पैसा जब्त नहीं करता। अधिकारी ने बार बार ये आश्वासन दिया कि इन ऑपरेटिव खाते में भी जमा पैसा 100% सुरक्षित है। जब चाहे सही दस्तावेज और केवाईसी देकर उसे निकाला जा सकता है। लेकिन इसका एकमात्र और सबसे बड़ा नुकसान है मुद्रास्फीति यानी महंगाई। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। महंगाई कैसे नुकसान पहुंचा रही है, जबकि पैसा तो उतना ही है? देखिए, अगर पैसे पर ब्याज नहीं मिल रहा है तो वो पैसा बढ़ नहीं रहा है। मान लीजिए किसी के पुराने पीएफ खाते में 10 लाख रुपए पड़े हैं और वो खाता निष्क्रिय हो चुका है। 10 साल बाद भी अगर वे पोर्टल पर देखेंगे तो वहां 10 लाख रुपए ही दिखेंगे। हाँ, वही। लेकिन आज से 10 साल बाद महंगाई के कारण उस 10 लाख की खरीदने की शक्ति यानी परचेजिंग पावर शायद आज के 5 या 6 लाख के बराबर ही रह जाएगी। जो चीज आज 10 लाख में आती है वो 10 साल बाद 15 या 20 लाख की हो चुकी होगी। सही कहा। इसलिए भले ही पैसा सुरक्षित है, लेकिन असल में वो अपनी वैल्यू खो रहा है। ये कोई जुर्माना नहीं है, बल्कि आर्थिक क्षरण है। यही वजह है कि विशेषज्ञ ये सख्त सलाह देते हैं कि जैसे ही पता चले कि खाता निष्क्रिय हो गया है, तुरंत पोर्टल पर जाकर उस पैसे को निकाल लेना चाहिए और उसे कहीं और निवेश कर देना चाहिए ताकि पैसा बढ़ता रहे। ये बहुत ही गहरी बात है। सिर्फ तिजोरी में पैसा बंद रखना काफी नहीं है, पैसे का समय के साथ बढ़ना भी जरूरी है। और यहीं पर इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही व्यावहारिक और जरूरी पहलू सामने आता है। उस लाइव सेशन में अधिकारी ने नई पीढ़ी के लिए एक विशेष संदेश दिया था जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आज की जो युवा पीढ़ी है, जिसे मिलेनियल्स या जेन ज़ी कहते हैं, वो तकनीक को बहुत अच्छी तरह समझती है। वो स्मार्टफोन, ऐप्स और ऑनलाइन पोर्टल्स का रोज इस्तेमाल करने में माहिर है। अधिकारी ने इसी तकनीकी समझ का हवाला देते हुए एक बहुत ही शानदार सुझाव दिया था। वो सुझाव क्या था? युवाओं का पुराने पीएफ खातों से क्या लेना देना? सुझाव ये था कि युवाओं को अपने माता पिता, चाचा ताऊ या दादा दादी के पुराने पीएफ खातों की एक डिजिटल खोजबीन करनी चाहिए। पुराने समय में जब लोग नौकरी बदलते थे तो अक्सर अपना पुराना पीएफ खाता वहीं छोड़ देते थे। हाँ, क्योंकि तब सब कुछ कागजों पर होता था और ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल। उन बुजुर्गों को शायद पता भी नहीं होगा कि उनका लाखों रुपया किसी पुराने खाते में निष्क्रिय पड़ा है और महंगाई उसे खा रही है।
अधिकारियों ने युवाओं से अपील की कि वे उमंग ऐप या ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करें, अपने बुजुर्गों के आधार कार्ड को उनके पुराने यूएन से लिंक करने में मदद करें, उनकी ईकेवाईसी पूरी करवाएं और उन पुराने भूले बिसरे खातों को सक्रिय करें। ये तो एक तरह से अपने ही घर में कोई पुराना खजाना ढूंढ निकालने जैसा है। लेकिन अगर किसी इंसान ने अपने करियर में 4 अलग-अलग कंपनियों में काम किया है और उसके पास 4 पुराने खाते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या चारों से अलग-अलग पैसा निकालना होगा? ऐसे मामले में सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि उन सभी पुराने खातों को एक नए सक्रिय खाते में मर्ज यानी एक साथ जोड़ लेना चाहिए। ऑनलाइन पोर्टल पर यह सुविधा उपलब्ध है। इसका क्या फायदा है? इससे न केवल रुका हुआ पैसा एक जगह आ जाता है और उस पर फिर से ब्याज शुरू हो जाता है, बल्कि उन पुरानी नौकरियों के सेवा वर्ष यानी ईयर्स ऑफ सर्विस भी आपस में जुड़ जाते हैं और ये सेवा वर्ष आगे चलकर पेंशन तय करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ये जानकारी तो हर नौकरी पेशा परिवार के पास होनी चाहिए। वैसे युवाओं के साथ साथ इस सेशन में कंपनियों के एचआर विभाग के लिए भी बहुत काम के टिप्स दिए गए थे। मुझे याद है केतकी नाम की एक एचआर प्रोफेशनल ने पूछा था कि वे अपनी कंपनी में इतने सारे कर्मचारियों के बीच इन ऑपरेटिव खातों को कैसे पहचाने। ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है। एचआर के लिए अधिकारी का जवाब बहुत ही सीधा और तकनीकी रूप से सटीक था। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने को नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा कि एचआर को अपने कर्मचारियों के डेटा की एक सिंपल एक्सेल शीट बनानी चाहिए। इस शीट में सिर्फ 2 मुख्य कॉलम देखने हैं, कर्मचारी की जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ और उनके आखिरी पीएफ योगदान का महीना। सिर्फ इन 2 चीजों से कैसे पता चलेगा? बहुत आसानी से। इस शीट पर एक फिल्टर लगाते ही तुरंत ये पता चल जाएगा कि कंपनी में कौन सा पूर्व कर्मचारी 59 साल की उम्र पार कर चुका है, या फिर ऐसा कौन सा कर्मचारी है जिसके आखिरी योगदान को 36 महीने पूरे होने वाले हैं। अरे वाह, ये तो काफी सिंपल है। हाँ, एचआर बहुत आसानी से ये पहचान सकते हैं कि किन कर्मचारियों के खाते निष्क्रिय होने की कगार पर हैं, और फिर वे एक जिम्मेदार नियोक्ता के तौर पर समय रहते उन्हें ईमेल या फोन करके सूचित कर सकते हैं कि वे अपना पैसा निकाल लें या ट्रांसफर कर लें। एचआर की बात निकली है तो इस लाइव सेशन में एक बहुत बड़ी गलती का भी जिक्र हुआ था जो अक्सर एचआर विभाग के लोग करते हैं। ये तब होता है जब कोई पुराना कर्मचारी वापस उसी कंपनी में नौकरी ज्वाइन करता है। हाँ, ये एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर तकनीकी गलती है जो अक्सर जानकारी की कमी या काम से बचने के लिए की जाती है। जब कोई कर्मचारी वापस उसी कंपनी में आता है तो कुछ एचआर उन्हें उनके पुराने मेंबर आईडी पर ही वापस डाल देते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? कंपनी वही है, इंसान वही है, तो आईडी भी वही होनी चाहिए ना? सुनने में ये सही लगता है, लेकिन ईपीएफओ के सिस्टम में ये गलत है, खासकर तब जब वो कर्मचारी उस पुरानी आईडी से पहले ही अपना पैसा निकाल चुका हो। नियम यह है कि एचआर को उस कर्मचारी के लिए एक बिल्कुल नई मेंबर आईडी बनानी चाहिए, और फिर एक फॉर्म होता है, फॉर्म 13, जिसके जरिए पुराने खाते के बचे हुए पैसे और सर्विस हिस्ट्री को नए खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करवाना चाहिए। अब ये फॉर्म 13 क्या नई मुसीबत है? नाम सुनते ही सरकारी दफ्तर और कागजी कार्यवाही की याद आ जाती है। नहीं, नाम से भले ही ये कोई जटिल सरकारी फॉर्म लगे, लेकिन दरअसल ये सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम है। ये सिस्टम को बताता है कि पुराने खाते की पूरी हिस्ट्री को उठाकर नए खाते में सुरक्षित तरीके से शिफ्ट कर दिया जाए। अगर ये नहीं किया गया तो सिस्टम में कंफ्यूजन पैदा होता है और बाद में पैसे निकालने में भारी दिक्कत आती है। चलिए, ये तो हुई पीएफ और फॉर्म्स की बात। अब तक हमने पीएफ और उसमें मिलने वाले ब्याज की काफी विस्तार से चर्चा की है, लेकिन इस लाइव सेशन का एक हिस्सा ऐसा था जिसने कई लोगों को, और सच कहूं तो मुझे भी, पूरी तरह से हैरान कर दिया। आप ईपीएस की बात कर रही हैं? हाँ, पेंशन यानी ईपीएस, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम खाते के नियम। सबसे हैरान करने वाला तथ्य जो सामने आया वो ये था कि पीएफ और पेंशन 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। ये एक ऐसा सच है जो 90% नौकरी पेशा लोगों को पता ही नहीं होता। लोग अक्सर सैलरी स्लिप देखकर ये सोचकर भ्रमित हो जाते हैं कि जो पैसा कट रहा है वो सब एक ही जगह एक ही बड़े मटके में जा रहा है, जबकि हकीकत में वेतन से कटने वाला हिस्सा 2 अलग-अलग खातों में बढ़ जाता है। एक बड़ा हिस्सा पीएफ खाते में जाता है और एक छोटा हिस्सा ईपीएस यानी पेंशन खाते में। और इसमें सबसे बड़ा झटका लोगों को तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि पेंशन खाते में जमा हुए पैसे पर ईपीएफओ कोई ब्याज नहीं देता, 0 ब्याज। बिल्कुल सही। 1 मिनट, 0 ब्याज ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता था कि मेरा पूरा पैसा बढ़ रहा है। अगर पेंशन वाले हिस्से पर ब्याज ही नहीं मिल रहा है तो फिर उसका फायदा ही क्या है? सेशन में संतोष पांडे और महेंद्र दुबे जैसे लोगों ने भी शायद इसी घबराहट में अपने सवाल पूछे थे कि फिर पेंशन का हिसाब कैसे होता है।
ये घबराहट बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे इस तरह समझना होगा कि पेंशन का फायदा खाते में जमा पैसे पर मिलने वाले ब्याज से तय नहीं होता। पेंशन आपके सेवा के वर्षों यानी ईयर्स ऑफ सर्विस और आखिरी सैलरी के आधार पर एक पूर्व निर्धारित फॉर्मूला से तय होती है। अच्छा। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है और इस पेंशन को पाने के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी शर्त यह है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में कम से कम 10 साल तक ऐसी नौकरी की हो जिसमें उसका पीएफ कटा हो। और अगर किसी ने सिर्फ 7 या 8 साल ही नौकरी की और फिर छोड़ दी, तो क्या होगा? क्या उसका पैसा डूब जाएगा? नहीं, डूबेगा नहीं। अगर सेवा 10 साल से कम है तो नियम के अनुसार व्यक्ति पेंशन का हकदार नहीं बनता। उसे 69 साल की उम्र में पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि पेंशन खाते में जो पैसा जमा था वो एक मुश्त वापस मिल जाएगा, वो भी बिना ब्याज के। और अगर किसी ने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो उसे अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए क्या करना होगा? क्या 69 साल का होते ही अपने आप पेंशन बैंक खाते में आने लगेगी? देखिए, सरकारी सिस्टम में चीजें अपने आप नहीं होती, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। जब वो व्यक्ति 69 साल का हो जाता है तो उसे अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर फॉर्म 10D भरना होता है। फॉर्म 10D। हाँ, ये फॉर्म पेंशन शुरू करने का आधिकारिक आवेदन है। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी दस्तावेज होता है जिसे स्कीम सर्टिफिकेट कहते हैं। अब ये स्कीम सर्टिफिकेट क्या है? क्या ये सरकार की तरफ से कोई गारंटी कार्ड है? हाँ, आप इसे एक तरह का गारंटी कार्ड या प्रमाण पत्र कह सकते हैं। मान लीजिए किसी ने 30 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक 10 साल नौकरी की, फिर उसने नौकरी छोड़ दी और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। ठीक है। अब वो व्यक्ति पेंशन के लिए योग्य तो हो गया है, लेकिन अभी उसकी उम्र सिर्फ 40 साल है। पेंशन तो 69 साल पर मिलेगी। ऐसे में वो पोर्टल से स्कीम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है। अच्छा, एक प्रूफ के तौर पर। बिल्कुल। ये सर्टिफिकेट इस बात का पक्का सरकारी प्रमाण है कि इस सदस्य ने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है। और 18 साल बाद जब उस व्यक्ति की उम्र 59 होगी तो इसी सर्टिफिकेट को दिखाकर उसकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी। ये तो बहुत ही तार्किक और सुरक्षित तरीका है। लेकिन पेंशन शुरू होने के बाद भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाकी रहती है, जिसके बारे में अधिकारी ने बहुत ही गंभीर चेतावनी दी थी। अगर वो काम नहीं किया गया तो चलती हुई पेंशन भी रुक सकती है। हाँ, और वो चेतावनी जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर थी। एक बार पेंशन शुरू हो जाए तो ईपीएफओ को हर साल ये जानना होता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति अभी जीवित है या नहीं। जो कि हर साल देना होता है। इसलिए हर साल नवंबर के महीने में एक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है। अगर ये प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं हुआ तो सिस्टम को लगता है कि शायद व्यक्ति अब नहीं रहा और ईपीएफओ तुरंत पेंशन रोक देता है। ये नियम तो जरूरी है, लेकिन कई बुजुर्गों के लिए हर साल बैंक या सरकारी दफ्तर के धक्के खाना बहुत मुश्किल होता होगा। पहले ये बहुत मुश्किल था, लेकिन अब तकनीक ने इसे बेहद आसान कर दिया है। अब इसके लिए बैंक या पीएफ ऑफिस की लंबी लाइनों में लगने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने स्मार्टफोन पर जीवन प्रमाण और आधार फेस ऑथेंटिकेशन नाम के 2 सरकारी ऐप डाउनलोड कर सकता है। और उससे क्या होता है? घर बैठे ही सिर्फ मोबाइल के कैमरा से चेहरे की स्कैनिंग करके ये प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। ये उन बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो चलने फिरने में असमर्थ हैं। तकनीक का ये इस्तेमाल सच में काबिले तारीफ है। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर हम एक सारांश निकालें तो सबसे बड़ी सीख यही निकल कर आती है कि सिर्फ पैसा कमाना और बचाना ही काफी नहीं है, उसके नियमों को जानना भी उतना ही जरूरी है। एकदम सही कहा। जानकारी का अभाव ही सबसे बड़ा नुकसान है। कोई भी पैसा जो लोगों की अपनी मेहनत की कमाई है, उसे यूं ही लावारिस नहीं पड़ा रहना चाहिए। सभी को आज ही ये जांचना चाहिए कि उनका यूएएन सक्रिय है या नहीं, उसमें सही आधार लिंक है या नहीं, और क्या बैंक डिटेल्स यानी केवाईसी सही तरीके से अपडेटेड है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, अधिकारी ने सेशन के दौरान एक बात बताई थी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर गई। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ अपने स्तर पर उन सभी लोगों को लगातार एसएमएस भेजकर अलर्ट कर रहा है जिनके खाते निष्क्रिय हो चुके हैं। सिस्टम उन्हें बार बार याद दिला रहा है कि आपका पैसा यहाँ पड़ा है, इसे निकाल लें। ये तो ईपीएफओ की तरफ से एक बहुत ही सकारात्मक और अच्छी पहल है। इसमें समस्या क्या है? समस्या पहल में नहीं बल्कि हमारी आदतों में है। जरा सोचिए, जो खाते दशकों पुराने हैं यानी 15-20 साल से, जिनमें कोई हलचल ही नहीं हुई है, क्या उन खाता धारकों के मोबाइल नंबर आज भी वही होंगे जो उन्होंने 20 साल पहले दिए थे? शायद नहीं। क्या उनके बैंक खाते आज भी वही होंगे? बहुत अधिक संभावना है कि नंबर बदल चुके होंगे।
और इसका सीधा सा मतलब है कि ईपीएफओ के वे चेतावनी वाले एसएमएस हवा में ही कहीं खो रहे हैं। वे कभी सही व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं रहे। ये सोचकर ही अजीब लगता है। कितनी ही पीढ़ियों की संपत्ति जो करोड़ों अरबों में हो सकती है, आज महंगाई के सामने चुपचाप सिकुड़ रही है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने पोर्टल पर लॉगिन करके उसे क्लेम करने की जहमत नहीं उठाई। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि पीछे छूट गए पैसों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। यही कारण है कि ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। समय आ गया है कि हम सिर्फ अपने वर्तमान बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड्स तक सीमित ना रहें, बल्कि अपने परिवार की, अपने माता पिता की पुरानी वित्तीय कार्यों का एक डिजिटल ऑडिट जरूर करें। उन पुराने कागजातों, पुरानी पासबुकों और डायरियों को खंगालें और जो पैसा हमारा है उसे सिस्टम में निष्क्रिय पड़े रहने से बचाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। मेहनत से कमाया हुआ एक एक रुपया अहमियत रखता है और उसे यूं ही महंगाई की भेंट नहीं चढ़ने देना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस विस्तृत विश्लेषण ने कई लोगों की आंखें खोली होंगी और जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं वे शायद आज ही अभी अपने और अपने परिवार के पीएफ खातों की स्थिति जरूर चेक करेंगे। इस ज्ञानवर्धक और बेहद जरूरी विषय पर गहराई से बात करने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, नियमों को समझें, जागरूक रहें और अपनी बचत को हमेशा सही दिशा में बढ़ाते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ।